पिछले वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जिन्हों के फादर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी दुनिया के हंटर्स करने वाले हैं। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो एडम वाइट होता है वो जिन्हों को उसके फादर की फोटो दिखाता है। वो बताता है कि रिसेंट इंसिडेंट में गवर्नमेंट ने एक नेशनल लेवल हंटर को कॉस्ट किया है। वो कुछ भी करके इस इंसान को पकड़ कर रहेगी। जो फेडरल ब्यूरो है वो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करके रखना चाहती है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने आपको सब कुछ बता दिया इन्वेस्टिगेशन पब्लिक होने से पहले। और अभी मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर आप अचानक से अपने फादर की फोटो देखते हो तो आप चौंक जाते। अभी यहाँ पर जिन्हों को सब पता चल जाने के बाद जो जिन्हों होता है ना वो काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है और अब वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरे फादर थे वो 10 साल से मिसिंग थे, लेकिन अब वो वापस आ गया है, लेकिन एक बीस्ट बनकर। और दूसरी तरफ जो एडम होता है वो जिन्हों को देखकर अपने मन में सोचता है क्या इसने अभी टेलीकिनेसिस स्किल का यूज किया। यहाँ पर जो सिर्फ हाई रैंक मैक्स होते हैं वही टेलीकिनेसिस का यूज करके ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बंदा कुछ अलग ही लेवल पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नेशनल लेवल हंटर्स के पास इतनी पावरफुल टेलीकिनेसिस होती है। और अभी बंदे ने ये चीज भी एक्सेप्ट कर ली है कि जो संग जिन्हों है वो 6वां नेशनल लेवल हंटर है। के बाद हमें नैरेटर के थ्रू नेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जाता है जिसमें हर कंट्री के हर गिल्ड की एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे और इसके अंदर हंटर इंडस्ट्री को कैसे ग्रो किया जाए और करंट ट्रेंड्स के बारे में बात होगी। अब हमें उन गिल्ड्स के नाम बताए जाते हैं जिनको की ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने इन्वाइट किया है, जिसके अंदर आजिन गिल्ड भी इंक्लूड होती है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे गिल्ड होते हैं, उन लोगों को मैं स्किप कर रहा हूँ। और जब सभी को पता चलता है कि जो आजिन गिल्ड है वो साउथ कोरिया की तरफ से इंटरनेशनल गिल्ड पे जाने वाली है तो इसकी जो कवर होती है वो सारी जगह फैल जाती है और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं आजिन गिल्ड के मीडिया हाउस को। वहाँ पर एक रिपोर्टर जंग से पूछता है कि सभी लोग आजिन गिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें साउथ कोरिया से इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में भेजा गया है हंटर गिल्ड के बजाय। तो एज अ गिल्ड मास्टर हंटर गिल्ड का आपका इस चीज पर क्या ओपिनियन है? तो जवाब देता है कि ये फेडरल ब्यूरो की एक ऑब्वियस चॉइस थी। और ये बात उस बंदों को समझ नहीं आती जो कि रिपोर्टर होता है। ये जो कन्वर्सेशन होती है ना इसके अंदर जो जोंग होता है वो जिन्हों के पावर्स को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट कर रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन को। वहाँ पर मिस्टर गो को बताते हैं कि कोई चाइना से जिन्हों की इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मिस्टर गो कहते हैं कि क्या कैसी इंफॉर्मेशन, क्या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन? जिस पर मिस्टर वू जवाब देते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिस्टर गो पूछते हैं तो फिर कैसी बात है? तो अब मिस्टर वो डिटेल में बताते हैं कि उनकी रिक्वेस्ट है कि जिन्हों के बारे में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट न्यूज आर्टिकल्स और उसकी रेड रिकॉर्ड्स। फिर मिस्टर गो उनसे कहते हैं वेल उन्हें हमसे ये उम्मीद नहीं है कि हम लोग अपने टॉप रैंक हंटर के इंफॉर्मेशन को उन्हें एक्सेस करने देंगे, लेकिन बाय द वे उन्हें जिन्हों पर अचानक से कैसे इंटरेस्ट आ गया। बाय द वे तुम उन्हें ये इन्फॉर्म कर देना कि जो संग जिन्हों है वो दूसरे कंट्रीज के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो फिर मिस्टर वो उनसे कहता है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं करी है, वहाँ के एक इंडिविजुअल ने करी है। तो फिर मिस्टर गो पूछते हैं कि वैसे वो इंडिविजुअल है कौन? और फिर उन्हें पता चलता है कि वो बंदा है चाइना का 7 स्टार हंटर, इसका नाम है लियू जीगैंग। नाम सुनकर ना मिस्टर गो भी चौंक जाते हैं। तो फिर हमें बताया जाता है कि जो चाइना है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है। हंटर्स को रैंक करने के लिए उनका खुद का रैंकिंग सिस्टम है जिसके अंदर किसी हंटर्स के अगर 5 स्टार होंगे तो उसको हाई हंटर माना जाएगा। इन ल्यूजिंग वहाँ का एक ऐसा हंटर है जिसको कि 7 स्टार दिए गए हैं। वे मिस्टर को कहते हैं कि वैसे अचानक से लूजी गैंग को जिन्हों पर कैसे इंटरेस्ट आ गया। मिस्टर वो जवाब देते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि लूजी गैंग ने वन ऑफ द जायंट वाइट बीस्ट से फाइट करी है। जो जिन्हों है उसने सभी जायंट बीस्ट को हैंडल किया है, तो शायद इसीलिए हो सकता है कि लूजी गैंग को जिन्हों पर इंटरेस्ट आ गया हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग को, जहां पर थॉमस की असिस्टेंट उसे बताती है कि जो जिन्हों है वो कल यहाँ पर पहुंच जाएंगे। थॉमस कहता है क्या इतनी जल्दी? शायद वो पहले ही वहां से उड़ गया होगा। लेकिन तभी ना वहां पर एक और बंदा आता है जिसको देखकर थॉमस कहता है कि अरे भाई तू बिल्कुल सही टाइम पर आया है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि संग जिन्हों के साथ कोई भी बदमाशी मत करियो। और ये बात ना वो काफी ज्यादा भयानक वे में कह रहा होता है और जिस बंदे को वो कह रहा है वो और कोई नहीं बल्कि वोंग डोंग सू है। और अभी हम लोग देख सकते हैं कि वोंग डोंग सू की काफी ज्यादा फट चुकी होती है, लेकिन थॉमस जो होता है वो अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे भाई और
जिन्वो के बीच क्या हुआ है। महाराज जिन्वो पर शक है और तुम एग्जैक्टली जानना चाहते हो कि आखिरकार हुआ क्या था। जब वांग कुछ बोलने ही वाला होता है तभी थॉमस अपने ऑरा को रिलीज करता है और वांग की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर देता है और वो काफी सीरियस वे में कहता है कि मैंने तुझे अभी बोलने की परमिशन नहीं दी है। और ये चीज सुनने के बाद वांग की काफी ज्यादा फट चुकी होती है और अब बिना बंदे को ना चाहते हुए भी थॉमस की बात माननी पड़ती है और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद थॉमस के जो असिस्टेंट होते हैं वो उससे कहते हैं कि आपको क्या लगता है ये आपकी बात सुनेगा, जिस पर थॉमस जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा इतनी आसानी से मेरी बात मान लेगा, तो इसीलिए तुम इस बंदे पर नजर रखना जब तक संग जिन्वो इस स्टेट को छोड़कर नहीं चल जाता है। और अभी थॉमस ये जानता है कि जो डोंगसू है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा। हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता भी है और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग को और यूएसए को। और फिर हम लोग एक हंटर और उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं और ये जो हंटर होता है ना उसका नाम होता है लीनार्ड और ये जर्मनी की तरफ से आया होता है। और फिर वो अपने साथी से कहता है कि वैसे यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों हैं। फिर उसका साथी जवाब देता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो साउथ कोरिया के हंटर की बात कर रहे हैं जो कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाला है। और तभी जिन्वो वहां पर पहुंच जाता है। लीनार्ड अपने साथी से कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम लोग अपने आप को उसके पास जाकर इंट्रोड्यूस करें। पावरफुल हंटर के साथ दोस्ती बनाना इसमें कोई हार्म नहीं है। और जैसे लीनार्ड जिन्वो के पास जाने की कोशिश करता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर उसका साथी कहता है क्या हुआ, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया। और फिर जो लीनार्ड होता है वो कहता है क्या तुम देख नहीं सकते, पर उसके साथी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इधर लीनार्ड समझ जाता है कि जो जिन्वो है वो दूसरी डायमेंशन से अपने शैडो सोल्जर को समन नहीं करता बल्कि वो अपने शैडो सोल्जर्स को अपने साथ लेकर चलता है और अगर वो चाहे तो वो यूनाइटेड स्टेट के साथ अपनी एक खुद की वॉर छेड़ सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं जिन्वो को जिसके बगल में मिस्टर वो होते हैं और जिन्वो ने बोलता है कि वैसे आप यहाँ पर कर क्या रहे हो। और ये देखकर ना मिस्टर वो चौंक जाते हैं और वो उसे जवाब देते हैं कि मैं यहाँ पर संग जिन्वो के बॉडीगार्ड के तौर पर हूँ। और ये सुनकर ना जिन्वो मिस्टर वो के मजे ले रहा होता है काफी अच्छे से। इसके बाद जो जिन्वो होता है वो सभी लोग से कहता है उधर देखो शायद वही लोग हैं हमारा स्वागत करने के लिए। और यहाँ पर ना वो एडम वाइट की बात कर रहा होता है। अब जिन्वो उनके पास जाकर कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि आप फेडरल ब्यूरो के हंटर्स के इंचार्ज होंगे एशियन ब्रांड के। एडम वाइट जवाब देते हैं रिसेंटली ना अब मैं आल्सो इंचार्ज हूँ आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। और अब जो जिन्वो होता है वो मिस्टर वाइट के साथ कहीं जा रहा होता है लेकिन जब जिन्वो आने की कोशिश करता है तो उसे आने नहीं दिया जाता और मिस्टर वाइट कहते हैं कि जो बाकी की पार्टी है वो होटल में होगी। और फिर जिन्वो भी कहता है ठीक है तो जाओ जिन्वो तुम मिस्टर वो के साथ चले जाओ। और अब इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर। और फिर एडम वाइट जिन्वो को बोलते हैं अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो जो अभी अमेरिका है वो करेंटली इमरजेंसी स्टेट में है और जो यूएस पार्ट था अमेरिका की मिलिट्री का उसकी ताकत डिपेंड करती थी क्रिस्टोफर रेड पे, तो अभी वो मर चुका है और अभी हम लोगों को उसके बदले एक रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। लेकिन अभी जो चीजें है वो काफी शांत है क्योंकि हमने उसकी डेथ को पब्लिक नहीं करा। लेकिन जल्दी हमारी पावर में जो कुछ भी होगा हम वो सब कुछ करेंगे उस हंटर को रिक्रूट करने के लिए जो कि उसकी जगह को फुलफिल कर सके। तो फिर जिन्वो उनसे पूछता है कि क्या मैं उन्हीं में से एक कैंडिडेट हूँ। तो फिर जो एडम वाइट होता है वो अपना सिर हाँ में हिलाता है। इवन वो उसे कुछ दिखाता है और कुछ बताता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रियन स्टोन की वैल्यू होती है वो उसकी ताकत पर प्रोपोर्शनल होती है जो बीस्ट हमने ऑब्टेन किया है। इवन जो एडम वाइट होते हैं ना वो जिन्वो को कैमिस्ट ड्रैगन के बारे में बताते हैं और ये देखने के बाद ना जो जिन्वो होता है वो काफी चौंक जाता है और उसका रिएक्शन तुम लोग खुद ही देख सकते हो। और फिर जिन्वो पूछता है कि क्या यूएसए ने केमिस्ट के कॉर्प को प्रिजर्व कर रखा है। इस पर एडम जवाब देता है कि हाँ। इस पर जिन्वो कहता है कि उसकी कॉर्प कहाँ पर रखी हुई है, चलो पहले वहीं पर चलते हैं। लेकिन ये वाइट ना एडम वाइट के समझ नहीं आती लेकिन जिन्वो उसे सही से बताता है कि मैं अब फेडरल ब्यूरो को अपना टाइम देना चाहता हूँ और मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा आप लोगों से मांग रहा हूँ। अब एडम उनसे कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कॉर्प यहाँ से कहाँ पर रखा हुआ है लेकिन मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो कि मुझे मेरे सुपीरियर्स ने बताया है। लेकिन मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूँ कि वो लोग काफी खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आपने हमसे रिक्वेस्ट करी है। और अगर आपको कोई माइंड ना हो तो क्या आप वेट कर सकते हो जब तक मैं उन्हें ये बात पहुंचा देता हूँ।
लेकिन अपना जिन वो कहाँ वेट करने वाला है, वो उसी के साथ फ्यूडल वीरो चल जाता है शैडो एक्सचेंज का यूज करके। और फिर हम लोग देखते हैं डेविड को, जो कि पूछता है कि क्या सच में संग जिन वो यहाँ पर आ रखा है। और फिर जो एडम वाइट होता है वो सब कुछ उन्हें बताता है। और अभी उन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होती है कि जो संग जिन वो है वो उस कॉर्प्स को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। और अभी सभी लोग इसी चीज के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से डिप्टी डायरेक्टर के बात में एक बात खटकती है। और जो बात क्लिक हुई है ना यहाँ पर, वो एकदम सही होती है। और वो अपने मन में सोचता है क्या होगा अगर वो केमिस्ट के कॉर्प आई मीन उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर ले तो। अब जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं वो सभी को बताते हैं कि जो संग जिन वो है वो प्लान कर रहा है केमिस्ट के शैडो को एक्सट्रैक्ट करके उसे अपने शैडो आर्मी में ऐड करने का। और ये सुनकर ना डेविड काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो इसी वजह से जिन्वो को उसके कॉर्प को दिखाने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर डेविड उन्हें बोलते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो जिन्वो के साथ हम लोगों को अच्छा रिलेशन मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब डेविड ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, लेकिन आखिरकार वो इस बात के लिए मान जाता है। बट वो कहता है कि मैं पर्सनली उसे वहां पर लेकर जाऊंगा और ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है देखने की कि ये बंदा आखिर कर क्या सकता है। और अब सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि फाइनली जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं वो संग जिन्वो को अपने साथ ले जाते हैं जिस जगह पर केमिस्ट की कॉर्प रखी हुई है। और फिर हम लोग देखते हैं केमिस्ट के कॉर्प को, और वे जो डेविड होते हैं वो जिन्वो को केमिस्ट के कॉर्प के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन जिन्वो को ना इन सभी चीजों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो सभी से कहता है कि भाई लोग पीछे हट जाओ। इसके बाद जिन्वो ग्लास पर हाथ रखता है और कहता है अराइज। लेकिन जो यहाँ पर जिन्वो की पहली कोशिश होती है ना वो फेल हो जाती है और अभी उसके पास बस 2 चांस ही बचे हुए हैं। अब फिर से काम पर उतरने से पहले जिन्वो एक लंबी सांस लेता है और फिर वो बोलता है अराइज। लेकिन इस बार जो केमिस्ट की शैडो होती है ना वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। जैसे उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट होती है वहां पर जितनी भी चीजें होती है वो बर्बाद होना शुरू हो जाती है। और अब जो केमिस्ट की शैडो है वो जिन्वो के सामने होती है और अब वो जिन्वो से कहती है कि क्या तुम वही हो जिसने मुझे समन किया, किंग ऑफ द डेड, मोनार्क ऑफ शैडो। और जब दूर से लोग केमिस्ट को देखते हैं ना तो वो सभी के सभी चौंक जाते हैं। और जब केमिस्ट ह्यूमंस को नोटिस करता है तो वो काफी ज्यादा बौखला जाता है और वो कहता है कि मैं ह्यूमंस को मारूंगा, मैं ह्यूमंस को मार डालूंगा। और फिर वो जिस क्लास में प्रिजर्व होता है ना वो उसे ही ब्रेक करना शुरू कर देता है। अभी जो डेविड होता है वो उस बीस्ट को देखकर सोच रहा होता है कि ये बीस्ट इस टेम्पर गार्ड को कैसे ब्लॉक कर सकता है। इस ग्लास को टॉप रैंक हंटर्स के माना से बनाया गया है। लेकिन अब वो सिचुएशन भी आ जाती है जब केमिस्ट ने उस ग्लास को ब्रेक कर दिया है और अब केमिस्ट उन पर फायर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब उस जगह ना काफी ज्यादा डर का माहौल आ जाता है। लेकिन अब जिन्वो बोलता है इनफ, जिससे कि कैनविस रुक जाता है। जिन्वो उसे बताता है कि जो तुम्हारे गर्दन में असैसिन स्टोन लगा हुआ था वो काफी लंबे समय पहले ही रिमूव हो गया था और अब तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है रूलर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने की। इधर साइड से जो एडम वाइट होता है वो सोच रहा होता है कि क्या संग जिन्वो बीस्ट की लैंग्वेज भी बोल सकता है। इस पॉइंट पर जो ड्यूटी डायरेक्टर देख रहे होते हैं उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। और फिर जो केमिस्ट होता है वो जिन्वो को बोलता है तो कैसा फील होता है सब्जेक्टेड होने का। आर्क ऑफ शैडो, मैं कुछ नहीं बस एक लोनली सर्वेंट है ड्रैगन किंग का, बट नाउ अब मैं नए मोनार्क के सामने अपना सिर झुकाऊंगा। और फिर उसके बाद जो केमिस्ट होता है वो जिन्वो के सामने झुक जाता है। इस पर जिन्वो कहता है तो अच्छा तुमने ड्रैगन किंग को सर्व किया हुआ है। जिस पर केबिस कहता है कि यस माय किंग, मैं पहले सर्वेंट था किंग ऑफ बजर, ड्रैगन मोनार्क ऑफ द डिस्ट्रैक्शन का। अब जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है पहले मोनार्क ऑफ शैडो, उसके बाद मोनार्क ऑफ बिगनिंग और अब मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। कहीं ये उन 9 मोनार्क में से सूझ रही है जो मेरे सिस्टम ने दिखाया था। लेकिन तभी जो केमिस्ट होता है ना वो गायब होना शुरू हो जाता है। पर जाते जाते वो जिन्वो से कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पर जिन्वो कहता है कि क्या ये तुम क्या कह रहे हो। जिस पर केमिस्ट जवाब देता है कि मुझे डर है कि हमारी जो मीटिंग है वो काफी देर में हुई है। ये सुनकर ना जिन्वो भी समझ जाता है कि सैनो मोनार्क की जो पावर है वो भी इनफ नहीं है 8 साल के टाइम को ओवरकम करने के लिए। चिल्लाते हुए केमिस्ट को रोक रहा होता है, लेकिन केमिस्ट जाने से पहले बताता है कि 4 लोग हैं जिनके पास रूलर्स की पावर है, वो उनसे सावधान रहे। और केमिस्ट जिन्वो के साथ अपनी मुलाकात को एक हॉनर भी मान रहा होता है। और उसके बाद जो शैडो है वो खत्म हो जाती है और जिन्वो के पास नोटिफिकेशन आता है कि जो केमिस्ट की शैडो है वो नथिंगनेस में जा चुकी है। और अब इसके बाद जिन्वो वहां से जाने से पहले मिस्टर वाइट के पास आता है और वो कहता है कि मिस्टर वाइट डायरेक्टर को बता दीजिएगा कि मुझे माफ कर दीजिए और जो भी यहाँ पर नुकसान हुआ है उसका खर्चा मैं खुद उठाने को तैयार हूँ। और जैसे जिन्वो वहां से बाहर निकलता है जो वहाँ के चेयरमैन और डेविड वाइट होते हैं ना उन्हें कुछ आवाज आती है और फिर वो लोग देखते हैं जिन्वो की निराशा को
उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं उस जगह को जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। और फिर जो मिस्टर वो होते हैं वो जिन्हों से पूछता है कि आप मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे मिस्टर संग। फिर जिन्हों उसे जवाब देता है कि मैं किधर जा रखा था जहाँ पर कोई भी रिसेप्शन नहीं थी। तो मिस्टर वो फिर पूछते हैं कि बाय द वे जिन्हो कहाँ है, और फिर जिन्हो कहता है कि क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है, जिस पर मिस्टर वो बताते हैं कि वो तुम्हें कॉल करने के बाद ही यहाँ से निकल गया था और आपने उससे कहा था कि आप उसका इंतजार ब्यूरो में कर रहे हो। ये सुनकर ना जिन्नू काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि अभी क्या बोल रहा है, मैं तो अभी ब्यूरो से ही आ रहा हूँ। फिर मिस्टर एडम वाइट भी वहां पर आते हैं जिससे जिन्नू के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और फिर वो लोग कहते हैं कि ये चीज सही नहीं हो रहा है, 2 घंटे पहले स्कैवेंजर गिल्ड का एक बंदा आया था जिसने जिन्नू को पिक किया था। फिर अब एडम वाइट अपना फोन उठाते हैं और उसे बताते हैं कि ये सच बात है, ये ब्यूरो ऑफ हंटर्स और स्कैवेंजर गिल्ड के क्लोज रिलेशंस हैं, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारी तरफ से कोई भी एक्ट कर सके, और इसीलिए मैं उनसे सीधे पूछ लेता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं थॉमस की असिस्टेंट को जो कि कहती है कि तुम ये कह रहे हो कि हम लोगों ने अजन गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर को पिक किया है, लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो पूछती है कि कहीं तुमने ये बात जिन्हो को तो नहीं बताई ना। तो फिर एडम जवाब देता है कि नहीं, मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया, लेकिन तुम लोग इस बारे में उस बंदे पर इंक्वायरी बैठाओ जो कि जिन्हो के साथ था और वो कहाँ पर है और अभी कहाँ पर से आया था। और अभी एडम बैट जिन्हो को कुछ बताया उससे पहले ही जो जिन्हो होता है वो वहां से निकल चुका होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हो को जो कि जिन्हो को ढूंढ रहा होता है और वो इधर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, उसके फादर की लाइफ बचाने के बाद मैंने उसके लिए कोई भी शैडो सोल्जर असाइन ही नहीं किया। अब बंदे को लग रहा होता है कि कोई फिर से मिसफॉर्च्यून हैपन होने वाली है और फिर वो अपने सभी शैडो सोल्जर को समन करता है और उन्हें लगा देता है जिन्हो को ढूंढने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं थॉमस को जो कि उस जगह आया होता है। इस जगह उन्होंने हवांग को रखा हुआ है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके सभी जो बंदे हैं वो नॉक डाउन हो चुके हैं। तो वो कहता है कि सो वो यहाँ से निकल गया और उसने अपना काम कर दिया है। और अब ये सोचकर बंदे का हो जाता है दिमाग खराब। वो अपने सभी आदमियों से कहता है कि जल्दी से वोंग डोंग सू को ढूंढो जिन्हो को ढूंढने से पहले। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग वोंग डोंग सू को देखते हैं जिसने कि जिन्हो का काफी ज्यादा बुरा हाल कर रखा है। और इसके एविल स्माइल से तुम लोग ये समझ ही सकते हो कि बंदे का क्या प्लान है। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो जिन्हो होता है वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और वो यहाँ पर खड़ा होकर जिन्हो की चिंता कर रहा होता है। अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि जो कल्प्रिट है उसने बस एक ही सुराग छोड़ा है कि वो स्कैवेंजर गिल्ड से है। और अभी जिन्हो यहाँ तक पहुंच चुका है। जो कल्प्रिट है वो हवांग डोंगसू का बड़ा भाई डोंगसू है, क्योंकि उन्हीं का वेट कर रहा था कि कब वो लोग यूएसए में अपने कदम रखें, जिससे कि वोंग डोंगसू अपने भाई की डेथ का पता लगा पाए। अभी जिन्हो के लिए जो सभी मिस्ट्रीज होती है वो खुल रही होती है कि उससे पहले मिस्टर वो की वो बात याद आती है। उन्होंने वोंग डोंगसू से सावधान रहने को कहा था। और अभी जिन्हो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जो पहले किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अगर मैंने जिन्हो पर अपना शैडो सोल्जर असाइन कर दिया होता तो ये कभी होता ही नहीं। अभी जो बंदे को लग रहा होता है ना कि सभी जो गलती है वो उसी की है, और अभी बंदा काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग थॉमस को देखते हैं जो कि अपने साथी से पूछता है कि क्या उसकी कोई खबर मिली, पर उसका साथी जवाब देता है कि नहीं सर। अभी जो थॉमस होता है वो वोंग डोंगसू के बारे में सोच रहा होता है कि क्या उसे अपनी लाइफ की कोई कदर नहीं है। वो एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन वो जानता है कि जिन्हो और उसके पावर के बीच कितना अंतर है, और वो ये बेवकूफी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो कोई भी गड़बड़ी करेगा तो बीच में मैं आ जाऊंगा। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है ना कि वो अपने हंटर्स को लेकर काफी ज्यादा काइंड हो चुका है। और फिर वो लॉरा जो कि उसकी असिस्टेंट है उसे कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि वहां पर चीजें कैसी चल रही है। फिर जो उसकी असिस्टेंट होती है वो उसे बताती है कि हमने ब्यूरो के रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके हमने उसके सभी मूवमेंट्स को पता किया है, और यहाँ पर हमें 3 ऐसी जगह मिली है जहाँ पर वो जा सकता है। और फिर थॉमस भी लाइक हमारे सारे बंदे को वहां पर भेजो और मैं भी वहां पर आता हूँ, लेकिन बाय द वे तुमने उस ब्यूरोज के और जो वे इसको कैसे कन्विंस किया कि वो हमारे साथ कॉर्पोरेट करे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग को जहां पर हड़बड़ी मची हुई होती है, और उस जगह पर एडम भी होता है जो कि सभी को अनाउंस करता है कि अभी जल्द ही वोंग डोंगसू और संग जिन्हो की फाइट होने वाली है, अगर उन्होंने जल्द ही वोंग डोंगसू को नहीं ढूंढा, और वो इसीलिए सभी को काम पर लगा देता है। ये बात सुनकर जो ड्यूमिट्री डायरेक्टर होता है वो उससे पूछता है कि क्या हम लोग सभी 100 हंटर्स को भेज दें। इस पर एडम वाइट जवाब देता है कि यस सर, इवन उन्होंने अपने रेड तक कैंसिल कर दी है, भी जो सभी हंटर्स हैं वो कहीं पर जा रहे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक फैक्ट्री को जिसके अंदर हवांग और उसके कुछ चेले होते हैं, और उन सभी लोगों ने जिन्हो का काफी बुरा हाल कर रखा है। और फिर एक इविल स्माइल के साथ वोंग डोंगसू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना
चाहता, लेकिन मुझे बस तुमसे एक सवाल का जवाब जानना है। और इस वक्त जो वोंग डोंगसू होता है वो जिन्हों की बुरी हालत को देखकर सोचता है कि जो गिल्ड मास्टर है उन्होंने मुझे पहले ही वार्न कर रखा है कि मैं जो जिन्हो है उसके साथ कोई भी बदमाशी ना करूं, लेकिन मैंने उसके साथ कोई भी बदमाशी नहीं करी है। एक और पर्सन है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। और अभी जो हवांग होता है वो जिन्हो के मुंह से ये सुनना चाहता है कि जो जिन्हो है उसी ने उसके छोटे भाई को मारा है। लेकिन ये बोलने से पहले ना जो जिन्हो होता है वो बेहोश हो रखा होता है। लेकिन जो डोंगसू होता है वो उससे कहता है कि हे उठ जा, और फिर उसके पेट पर एक काफी ज्यादा जबरदस्त मुक्का मार देता है, जिससे कि जिन्हो की जो हालत होती है वो खराब हो जाती है। और फिर जो हवांग का साथी होता है वो साइड से कहता है कि इसने काफी अच्छा हैंडल किया, इसके बजाय कोई और इसका साथी होता तो वो इस ब्लो से मारा जाता। बाद डोंगसू भी कहता है कि किसने सोचा था कि ऐसे पतले दुबले इंसान के पास इतना ताकत होगा कि इसने हमें कुछ भी नहीं बताया। मैं इसकी बहादुरी का सहाराना करता हूँ, लेकिन ऐसे जिद्दी बनकर ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। फिर जो डोंगसू होता है वो उसका सिर फोड़ता है और इसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। आखिर में जो जिन्हो होता है ना वो उसे सिर्फ एक ही बात बोलता है कि भाई तू बस मेरा दिमाग खराब कर रहा है। जो सुनकर ना हवांग का पारा सर पर चढ़ जाता है और अभी ना वो जिन्हो को मारने का प्लान बना लेता है। ये काम करने से पहले हवांग की नजर जिन्हो के शैडो सोल्जर पर पड़ती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये और जिन्हो का है। लेकिन अब सबसे पहले हवांग और की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या कहीं आसपास ही डंजन ब्रेक हुआ है, ये काफी अजीब है, ये और है वो तुमसे डर रहा है। जैसे ही हवांग कुछ और पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है, एक्सचेंज। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हो के घर पर जो जिन्हो की मॉम होती है वो टीवी देख रही होती है, जहाँ पर जिन्हो को भी फीचर किया गया है। यहाँ पर जो बीरू है वो भी उनके पीछे खड़ा होता है, लेकिन तभी बीरू को अचानक से कुछ फील होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये फीलिंग तो मैंने भी फील करी हुई है। और अभी वो समझ जाता है कि जो उसके किंग है वो काफी ज्यादा गुस्से में है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं काफी सारी गाड़ियों को जो कि कहीं पर जा रही होती है, और उन्हीं में से एक गाड़ी के अंदर थॉमस बैठा हुआ होता है, जो कि अपने ड्राइवर से कहता है कि कार को रोको, लेकिन उसका ड्राइवर कहता है कि सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। देन वो कहता है कि डैम इट अब शुरुआत हो चुकी है, और फिर बंदा गाड़ी का एक गेट तोड़ता है और फिर वो वहां से बाहर निकलता है। और फिर वो ड्राइवर को बोलता है कि पहले मैं जाता हूँ, तुम लोग मेरी लोकेशन को फॉलो करो। और फिर वो काफी तेजी से उस लोकेशन में चले जाता है जहाँ पर हवांग और जिन्हो की फाइट हो रही है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हो के एक पंच को जो कि हवांग के पेट पर लगा हुआ है। और ये चीज सुनकर जो हवांग के चिल्ले पिल्ले होते हैं वो लोग तो सदमे में चले जाते हैं कि अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। और अभी जिन्हो भी समझ जाता है कि अब सब कुछ सही होने वाला है और इसीलिए वो एक स्माइल देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डोंगसू को जो कि काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब हम लोग देखते हैं एक बैडेस एंट्री को जो कि संग जिन्हो की होती है। सबसे पहले यहाँ पर जिन्हो को उस हॉली वाटर ऑफ लाइफ पिलाता है, लेकिन उससे उसको कोई भी असर नहीं होता और उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि जो हेल्थ है वो 10% से अगर नीचे होगी तो ये हॉली वाटर ऑफ लाइफ काम नहीं करेगा। और ये देखकर ना यहाँ पर जिन्हो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जिन्हो हवांग के चेलों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई हीलर है, जल्दी से जिन्हो को हील करो। और अभी इस टाइम ना जो जिन्हो होता है वो काफी ज्यादा एंगर मोड में दिख रहा होता है। और फिर जो वहां पर हीलर होता है ना वो काफी नर्वस होते हुए कहता है कि हम लोग कोरियन नहीं बोल सकते। और अब सामने से एंट्री होती है डोंगसू की, जो कि कहता है अपने साथी से कि वो तुम्हें कह रहा है कि उस बच्चे को हील करो। और अब डोंगसू जो होता है वो बड़ी चौड़ में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जिन्हो को बोलता है ये हमारी पहली मुलाकात है संग जिन्हो। लेकिन यहाँ पर जो जिन्हो होता है वो डोंगसू की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है और वो काफी गुस्से में डोंगसू के चेलों को बोलता है मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ कि इसे हील करो। लेकिन जो यहाँ पर हीलर होता है ना वो बड़ी चौड़ में कहता है कि पहले तुम्हें हमारे बॉस से बात करना होगा तभी मैं ये काम करूंगा। लेकिन अब ये बात सुनकर जिन्हो का दिमाग खराब हो चुका होता है, वो उस बंदे का मुंह पकड़ता है और साइड वाले खंबे पे पटक देता है। अब जो जिन्हो होता है वो दूसरे बंदे से पूछता है क्या तुम भी हीलर हो, लेकिन वो दूसरे वाले बंदे की हालत खराब हो चुकी होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मिस्टर अवांग तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि इस मामले में संग जिन्हो भी इन्वॉल्व होने वाला है। कि इधर जिन्हो बड़े चौड़ में पूछता है कि क्या तुम हीलर हो, लेकिन वो बंदा बोलता है नहीं। और हम लोग देखते हैं कि अगले पल उस बंदे का भी गेम ओवर हो जाता है और अब अवांग जो होता है वो जिन्हो की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझे भाई को मारा है। अभी जो जिन्हो होता है उसकी हालत खराब हो रखी होती है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि सर आप इस बंदे से सावधान रहिएगा, ये वोंग डोंगसू का भाई हवांग डोंगसू है। लेकिन अभी जो जिन्हो होता है वो उससे कहता है कि तू चिंता मत कर, अभी तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है।
और इधर ही दूसरी तरफ हवांग कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दो संग जिनवू, तुमने मेरे भाई और उसकी स्क्वाड को वाइप आउट किया है। और अभी इस पॉइंट पे जो हवांग और जिनवू होते हैं वो एक दूसरे के काफी ज्यादा आमने सामने होते हैं और जिनवू उसे जवाब देता है ये बात तुम अपने भाई से ही पूछ लेना। और ये सुनकर हवांग का पारा गर्म हो जाता है। वो जैसे जिनवू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिनवू उसके हमले को डॉज करता है। इवन वो उसके पेट पर एक मुक्का भी मार देता है। इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हवांग के मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। इस पंच का इम्पैक्ट तो काफी ज्यादा था लेकिन हवांग अभी भी नहीं मरा होता है। आखिरकार एस रैंक हंटर है यार वो। और अब जो हवांग डोंगसू होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि जो जिनवू है वो उसके बगल में ही खड़ा हुआ है। जैसे ही हवांग उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है जिनवू उसके मुंह पर एक रैप्टा मार देता है। और अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम ही लोग देख सकते हो कि जिनवू ने हवांग का क्या हाल कर रखा है। अब जिनवू हवांग का मुंह को उठाता है और इसके बाद रैप्टे पे रैप्टे बजते जाते हैं। तभी पीछे से एंट्री होती है थॉमस की, जो कि कहता है बस हो गया। फिर जो थॉमस होता है वो जिनवू से कहता है कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये तुम्हारे साथ कोई भी बदमाशी ना करे, कि क्या जो अभी हवांग है वो जिंदा है। पर जिनवू जवाब देता है कि शायद हाँ, अभी के लिए। फिर थॉमस कहता है कि तुम काफी रिस्पॉन्सिबल हो, हम यहीं पर बात को खत्म करते हैं और यहाँ से निकलते हैं और फिर मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। के पास जिनवू उससे काफी बैड ऐसा आवाज में पूछता है कि अगर मैं इस चीज को मना कर दूं तो। और थॉमस भी भड़कते हुए कहता है तो फिर ये मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर होगा। फिर जिनवू दूर हवांग को आसमान में फेंक देता है। अब जो हवांग होता है वो आखिरी पलों में यही सोच रहा होता है कि मैं यही तो चाहता था, थॉमस के पास और कोई भी चारा नहीं है मेरे फाइट में इंटरफेयर करने के अलावा। कितना नीच बंदा है भाई ये। वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि जाओ थॉमस मार डालो इसको मेरे लिए। अभी जो थॉमस और जिनवू है ना वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तब थॉमस उससे बोलता है कि अभी क्या तू जानता है कि मैं हूँ कौन। पर जिनवू काफी गुस्से में कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू जो कोई भी है। जो थॉमस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा जानता है कि मैं हूँ कौन लेकिन फिर भी ये मुझसे फाइट करना चूज कर रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं थॉमस के बचपन का सीन। और फिर हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कि जो थॉमस है उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जो थॉमस है वो अपने दुश्मनों से हमेशा घिरा रहता था लेकिन कोई भी उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। और जो यूनिवर्स है उसने उसे एक गिफ्ट दिया है, वो है ओवरवेलमिंग फोर्स। वो सभी बंदों को क्रैश कर देता था। और तुम लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बंदा काफी ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस रखता है। अभी जो नरेटर है वो जिनवू के भर भर के तारीफ कर रहा होता है। तुम लोग ऐसा मान सकते हो कि ह्यूमंस में जिनवू के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो है थॉमस। हम लोग देखते हैं कि जिनवू के साथ फाइट करने के बाद थॉमस जीतता है या फिर नहीं। मुझे तो नहीं लगता भाई जीतेगा, लेकिन क्या पता भाई, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे कहानी में तो जीत भी सकता है। बस सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं थॉमस की गैंग को और उसके हंटर्स को, जो कि उस जगह आ चुके होते हैं जहां पर उनकी फाइट होने वाली होती है। भी हम लोग वहां पर एक धमाके को देखते हैं जो कि होता है थॉमस के तरफ से, जो कि कैसे भी करके जिनवू के हमले को डॉज कर पाया, मतलब ब्लॉक कर पाया है। जो थॉमस होता है ना वो जिनवू की तरफ आगे बढ़ता है और उसके जो सभी साथी होते हैं वो कहते हैं अरे बेवकूफो, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, उन लोगों पर हवा बोलो। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इग्रिस और काइजल को, जहां पर जिनवू इग्रिस को जिनवू को सौंप देता है और वो उससे कहता है कि इसे पास वाले हॉस्पिटल में भर्ती करो, ये मेक श्योर करना कि इसका इलाज जल्द से जल्दी हो। फिर वो लोग उड़ जाते हैं पास वाले हॉस्पिटल की तरफ। फिर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ थॉमस और उसकी टीम होती है, दूसरी तरफ जिनवू और उसके शैडो सोल्जर्स होते हैं। जो कलेशोर है उसकी जड़ कोई और नहीं बल्कि वोंग डोंगसू है। इन अभी जो थॉमस है ना उसके वोंग डोंगसू से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ जिनवू को मारकर अपना प्राइड रिस्टोर करना है। अभी जो थॉमस होता है वो देखने में एक बीस्ट लग रहा होता है और फिर वो जिनवू से कहता है कि देख अभी काफी देर नहीं हुई, अगर तू अपनी गलती मान लेगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। लेकिन इस बात के रिप्लाई में ना जिनवू अपने मिडिल फिंगर दिखाता है और भाई सच में ये सीन ना भाई मेरा पर्सनल फेवरेट बन गया है। तो चाहता था कि ये वाला सीन ना मैं अपने थंबनेल पर लगाऊं लेकिन तुम लोग फिर व्यूज देते नहीं हो तो फिर मैंने छोड़ दिया। ये देखकर ना ऑब्वियस सी चीज होती है भाई, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। थॉमस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है तुम्हें इस चीज का काफी ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं थॉमस की जो बॉडी होती है ना वो काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल हो रही होती है। और अब हमें फिर से थॉमस की आर्मी और जिनवू की आर्मी को दिखाया जाता है। फाइनली वो समय आ जाता है जब जिनवू अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है आगे बढ़ने का। अब जो दोनों तरफ के सोल्जर्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो थॉमस के सोल्जर्स होते हैं ना वो जिनवू के सोल्जर्स पर सीधा अटैक नहीं करते, वो उनके सामने शील्ड रख देते हैं
और फिर एक साथ अपने पावर्स को कंबाइन करते हैं और फिर लाइटनिंग अटैक कर देते हैं काफी बड़ा वाला। अभी हम लोग थॉमस को देखते हैं जो कि एक बीस्ट बन चुका होता है, जो कि जिन्वो के शैडो सोल्जर्स को एक एक करके काफी इजीली वाइप आउट कर रहा होता है। लेकिन अब उसके सामने आ जाता है टस्क, जिसने अपने शील्ड को भी क्रिएट करके रखा हुआ है। लेकिन इस चीज से थॉमस को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो एक जंप लगाता है और टस्क और उसकी शील्ड को फाड़ कर रख देता है। इसके बाद थॉमस उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है जिसके अंदर संग जिन्वो बैठा होता है। जब वो नोटिस करता है ना, तो वो देखता है कि जिन्वो ने उसकी मैक्सिमम आर्मी को वॉप आउट कर दिया है। और फिर एक और बंदे को मारने के बाद जिन्वो की नजर पड़ती है थॉमस पे। लेकिन अब जो थॉमस होता है वो तेजी से जिन्वो की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्वो को बचाने के लिए थॉमस के सामने आ जाता है आयरन, लेकिन थॉमस को ब्लॉक किया होता है। लेकिन हम लोग अगले ही पल देखते हैं कि थॉमस आयरन को आसानी से पेल देता है। जब थॉमस अपने सामने देखता है तो जिन्वो उधर होता ही नहीं है। जो जिन्वो होता है वो उसके पीछे आ जाता है और वो अपने डैगर से थॉमस पर हमला करता है। लेकिन वो देखता है कि जो उसका अटैक है वो थॉमस पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, और ये चीज देखकर लिटरली जिन्वो शॉक्ड हो जाता है। इस मौके का फायदा थॉमस उठाता है और वो जिन्वो के पेट पर एक काफी ज्यादा तेज मुक्का मारकर उसे उड़ा देता है। और फिर वो बड़ी चौड़ में कहता है कि क्या नेशनल लेवल हंटर्स तुम्हारे लिए कोई मजाक है। फिर जो थॉमस होता है वो टेलीकिनेसिस यूज करता है और जिन्वो को अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वो भी अपना भाई कहाँ कम था, वो भी अपने रूलर अथॉरिटी का यूज करता है और थॉमस को नबीन के नीचे दबोच रहा होता है। और अभी जो थॉमस होता है वो सोच रहा होता है कि इसका प्लान क्या है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर मैं जम गया हूँ। क्या इसका प्लान मुझे यहीं पर क्रश करने का है? मैं इसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ, लेकिन क्या इसने मुझ पर अटैक करना चूज किया है? आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई? और फिर तभी जिन्वो उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो काफी मुश्किल से खुद को संभाल पाता है। लेकिन तभी जिन्वो उसके करीब आता है और उसे लगातार डैमेज दे रहा होता है। और अभी देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जिन्वो इस फाइट पर डोमिनेट कर रहा है। और अभी थॉमस की हालत खराब होती है और वो कहता है ठीक है, अब से मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना बंद कर रहा हूँ, रिफोर्समेंट। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग काफी सारी गाड़ियों को देखते हैं, जहां पर हमें मिस्टर व्हाइट को दिखाया जाता है। और यहाँ पर मिस्टर व्हाइट से एक बंदा बोल रहा होता है कि मिस्टर व्हाइट, अब समय आ चुका है मुझे सब कुछ बताने का कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन मिस्टर व्हाइट जवाब देते हैं कि अभी यहाँ पर समय नहीं है हम लोग के पास। और अभी जो ड्राइवर होता है वो नोटिस करता है कि जो मिस्टर व्हाइट है वो उससे अपनी नजरें छुपा रहे हैं। एंड फिर वो उसे बताता है कि आप हंटर नहीं हो, इसलिए आप उसे फील नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर वो लोग कुछ ज्यादा ही आगे चले गए तो हम लोगों की जो जान है वो खतरे में आ जाएगी। और अभी के टाइम पे तुम लोग थॉमस का कुछ अलग ही रूप देख सकते हो। और ये देखकर जिन्हू समझ जाता है कि क्या इसने जो उसे बताया था कि 4 लोगों के पास रूलर्स की पावर है, उनमें से एक थॉमस भी है। पर ये देखकर भी जिन्वो आगे बढ़ता है। पर इस बार जब थॉमस जिन्वो पर अटैक करता है ना, तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और इस चीज को तुम लोग अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिन्वो ने थॉमस का अटैक लगने से पहले उसे डॉज कर लिया है। और अभी जिन्वो को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अभी जिन्वो भी थोड़ी परेशानी में पड़ गया है। लेकिन थॉमस यहीं पर नहीं रुकता, वो अपने हाथों में ब्लैक होल क्रिएट करता है और कहता है कैप्चर, जिससे कि जिन्वो के जो सभी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो थॉमस से क्रिएट किए हुए ब्लैक होल में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और अब जैसे ही थॉमस अपने अटैक को रोकता है तो उसके आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो रखा था। लेकिन अभी भी जिन्वो बचा हुआ होता है और अब थॉमस बड़ी चौड़ में जिन्वो से कहता है अब इस बार मैं मिस नहीं करने वाला। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो पिछले वीडियो की लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि थॉमस जिन्वो से कहता है कि अब मैं मिस नहीं करने वाला। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो जख्मी हंटर्स होते हैं उन्हें थॉमस से दूर ले जाया जा रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक हंटर को जो कि थॉमस की तरफ देख रहा होता है। और तभी थॉमस काफी लंबी जंप मारता है आसमान की तरफ। और जंप देखकर ऐसा लग रहा था ना कि थॉमस जिन्वो को पकड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बंदा उसके सर पर पैर मारता है और उससे और भी दूरी बना लेता है। और यहाँ पर थॉमस एक ही चीज सोच रहा होगा कि भाई आखिरकार तू मेरी कितनी बेइज्जती करेगा। और उसके बाद थॉमस बोलता है कैप्चर, और जैसे ही जिन्वो थॉमस की पकड़ में आने वाला होता है वैसे ही बंदा अपनी कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है, जिससे कि दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। और अब ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। पर अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि जो थॉमस होता है वो दूर जाकर बिल्डिंग में गिरता है और यहाँ पर जो जिन्वो होता है वो कैसे भी कर खुद को संभालता है। लेकिन अब थॉमस भी फिर से जाग जाता है और अब जो जिन्वो होता है वो वापस से आगे बढ़ता है थॉमस पर हमला करने के लिए। लेकिन उससे पहले ही थॉमस उस पर हमला करता है, लेकिन जिन्वो समहाउ उसके हमले को डॉज करता है। और अब
यहाँ पर जो थॉमस का अटैक होता है वो फिर से एक बार खाली चला जाता है और अब बारी होती है जिन्वो की। तो बंदा उसके दोनों सिंगों को पकड़ता है और अपने घुटने से उसका मुंह तोड़ देता है और यहाँ पर जिन्वो के अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि थॉमस की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो थॉमस और जिन्वो की फाइट चल रही थी वहां पर ब्यूरो के लोग भी आ जाते हैं और यहाँ पर जो थॉमस का फ्रेंड होता है वो कहता है कि यहाँ पर जो मायना की इंसेंटिटी है वो काफी ज्यादा है, पता नहीं किस तरह के मॉन्स्टर्स वहां पर फाइट कर रहे हैं, तो मिस्टर व्हाइट आपके लिए वहां जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो बेहतर यही होगा कि आप यहीं पर रहें। उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं जिन्वो को, जो कि जैसे कि हवांग को मार रहा था ना वैसे ही अभी थॉमस को पटक पटक के मार रहा होता है और अभी थॉमस जिन्वो को देखकर सिर्फ यही सोच रहा होता है कि कैसे एक मैप टाइप हंटर्स के पास इतनी पावर और स्पीड हो सकती है, मैं इस फाइट को हारने वाला हूँ और ये चीज मेरे लिए इम्पॉसिबल सा है। और फिर जब वो फिर से उस पर हमला करता है पीछे से तो जिन्वो उसके हमले को रोक देता है, लेकिन पता नहीं कैसे तभी थॉमस का दिमाग घूम जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हूँ द ग्रेट थॉमस आंड्रे और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो। और ये सुनकर ना तो जिन्वो का पारा खटक जाता है और वो फिर से अपने एल्बो से उसके मुंह को तोड़ देता है और कहता है कि देख भाई मैंने तुझसे पहले ही कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कोई भी है। और अब जो जिन्वो होता है वो लगातार थॉमस पर मुक्के बरसा रहा होता है और ये चीज देखकर एडम वाइट भी कहता है कि मिस्टर संग प्लीज रुकिए, लेकिन यहाँ पर जिन्वो का कोई भी मूड नहीं होता रुकने का और वो यहाँ पर लगातार मुक्के मार रहा होता है। और अभी एक पॉइंट ऐसा आता है जब थॉमस को लगता है कि वो जिन्वो को नहीं हरा सकता और वो कहता है इट्स ओवर और फिर ये सब सुनकर जिन्वो भी रुक जाता है फिर एंड अब फाइनली इसी के साथ अपने जिन्वो ने थॉमस को हरा दिया है। और इधर जो ब्यूरो के लोग होते हैं वो थॉमस की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि जो जिन्वो ने उसने थॉमस को हरा दिया है। लेकिन अभी जो सभी हीलर्स होते हैं वो थॉमस को हील कर रहे होते हैं और अभी जो सभी चीजें हैं वो उनके कंट्रोल में आ रही होती है और व्हाइट अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचता है कि मुझे खुश होना चाहिए कि जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा खराब नहीं हुई। लेकिन तभी उसका साथी उसके पास आता है एक और बुरी खबर लेके, जो कि होती है कि वोंग डोंगसू अभी सांस नहीं ले रहा है और जो उसके दिल की धड़कन है वो भी रुक चुकी है और जो संग जिन्वो है वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक दूसरे जगह और वहां की बिल्डिंग को, जहाँ पर संग जिन्वो और उसका एक शैडो सोल्जर बैठा होता है और जिस शैडो के साथ वो बैठा हुआ होता है ना वो और किसी के नहीं बल्कि हवाओं की शैडो होती है। ये चीज सही है भाई, पहले पेल दिया और अब चिल आउट कर रहे हो उसी के साथ बैठकर। अब जिन्वो उसे बताता है कि मैंने शैडो एक्सचेंज का यूज करके बीरू के साथ अपनी पोजीशन को स्विच कर लिया और काफी समय हो गया जब से तुम साउथ कोरिया में हो और जिस सिटी को तुम देख रहे हो वो सोयल सिटी है और अभी के टाइम पर जो बीरू है वो दूसरे सिटी में है जो कि जिन्हो को हील कर रहा है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जो हवांग होता है वो जिन्वो से कहता है मेरे किंग और फिर जिन्वो उसकी तरफ देखता है। इसके बाद जो हवांग होता है वो जिन्वो से अपने लिए नाम मांगता है, जिसके बाद जिन्वो उसे नाम देता है ग्रीड, क्योंकि वो मरते समय भी एक लालची इंसान के तौर पर मरा था और ये नाम भी अपने हवांग डोंगसू को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है और यहाँ पर सभी कैमरामैन जिन्वो को ही कैप्चर कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर सभी को पता चल गया है कि कैसे जिन्वो ने थॉमस को पेल रखा है। लेकिन जिन्वो को ना इन सब चीजों से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है और उस सवाल को ना हमें अभी तक नहीं बताया गया है। और इसी दौरान जो डिप्यूटी डायरेक्टर होता है वो अपने जिन्वो को ईयरबड्स भी दे देता है, जिसकी हेल्प से वो दूसरे की बातों और वॉइस को समझ पाएगा। और अब वो पॉइंट भी आ जाता है जिस जगह जिन्वो कॉन्फ्रेंस के दरवाजे को खोलता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सभी गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं और सभी लोग जिन्वो को ही देख रहे होते हैं, इंक्लूड जी गैंग, और यहाँ पर सभी लोग जिन्वो की ही बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिन्वो की काफी खतरनाक और बैड एसेंट्रिक हो और यहाँ पर भी सभी लोगों को पता चल चुका है कि कैसे जिन्वो ने कल थॉमस को पेल दिया था और वो सभी लोग जिन्वो को देखकर उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। और अब जिन्वो जाता है अपनी सीट पे और वहां पर बैठ जाता है और हम लोग देखते हैं उन सभी लोगों के सामने एक डॉक्टर भी मौजूद होता है, जो कि डॉक्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर बिल्सा और हम लोग इसे सिर्फ डॉक्टर ही कहने वाले हैं। और अब जो डॉक्टर होते हैं वो सभी लोगों को अनाउंस करते हैं कि जैसे कि तुम सभी लोग जानते हो रिसेंटली जो नंबर ऑफ किड्स और पावरफुल बीस्ट हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन जिस बात से तुम अवेयर नहीं हो ये है कि हमने आसमान में एक अनविजिबल एक्टिविटी को डिटेक्ट किया है और अभी हमें वायरली रिपोर्ट दिया गया है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ माना है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रहा है, जो कि काफी डेंस हो चुका है और उन्होंने इस चीज का न्यू नेम भी दे रखा है जो कि होता है मैक्स फेयर। और अभी जो डॉक्टर होता है वो सभी लोगों को दिखाता है कि किस किस जगह पर मैक्स फेयर अपेयर हो रखा है
और अभी हमें पता चलता है कि टोटल 9 जगह में मैक्स फेयर अपेयर हो रखे हैं और जिस जगह पर सबसे ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन मैक्स फेयर अपेयर हो रखा है वो है साउथ कोरिया का सियोल। और साउथ कोरिया का नाम सुनने के बाद जो दूसरे लोग होते हैं वो जिन्वो की तरफ ही देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिन्वो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अब डॉक्टर सभी लोगों से कहता है कि जिन्वो को ताड़ना बंद करो, क्योंकि अगर वो जानता कि इसे कैसे कंट्रोल करना है तो वो कब का कर चुका होता, क्योंकि वो रैंक और हंटर से काफी ज्यादा बियॉन्ड है। और जब जिन्वो सुनता है कि ये जो मैक्स फेयर है वो टोटल 9 जगह पर अपेयर हो रखे हैं तो वो सोचता है कि कहीं जो नंबर ऑफ मोनार्क है वो इस जगह पे कुछ करना तो नहीं चाहते। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डॉक्टर को जो कि बता रहे होते हैं कि उनके पास अभी कोई भी तरीका नहीं है इस चीज से डील करने का, और वो सभी लोगों को ये श्योर भी करते हैं कि अभी जो ये दुनिया है वो एक काफी बड़ा बदलाव फेस करने वाली है। और अब शायद से यहाँ पर डेविड भी आते हैं जो कि बोलते हैं कि डॉक्टर क्या आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, जिस पर डॉक्टर जवाब देता है कि यस, और अब डेविड मंच को संभालते हैं और अभी वो सभी को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जो अनाउंसमेंट ये होती है कि 2 हफ्ते पहले जो क्रिस्टोफर रेड है वो मारा गया है अनआइडेंटिफाई हमलावरों के ग्रुप के द्वारा। और जब ये बात सभी लोग सुनते हैं ना तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सब हो चुका है और अब सभी का शक जिन्वो की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर थॉमस को भी जिन्वो ने काफी बुरी तरीके से पेल रखा है। लेकिन जिन्वो को देखकर ऐसा नहीं लग रहा होता कि जिन्वो को उनके बातों से कोई घंटा भी फर्क पड़ता है। बट अभी जो डेविड होता है वो सीधे कंक्लूजन में आता है और वो सभी को बताता है कि उसे क्या लगता है कि इस इंसिडेंट के पीछे कौन हो सकता है। और अब वो पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव के सामने जिन्वो के फादर के फोटो दिखाते हैं और इसमें उसके फादर का नाम लिया गया है सस्पेक्ट एस। और ये सब देखने के बाद जिन्वो थोड़ा सा गुस्से में हो रहा होता है और वो कहता है मेरे फादर, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो डंजन्स है वो रूलर्स की टेरिटरी है। और अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रूलर्स ने आखिरकार क्यों मेरे फादर जैसे दिखने वाले बीस्ट को यहाँ पर भेजा है, कहीं उस बात का इससे कोई लेना देना तो नहीं है जो कि कैबिस ने मुझसे कहा था। और अभी जो डेविड होते हैं ना वो सस्पेक्ट एस के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं, कैसे वो उससे मिला, उसने क्या हालत की डोंगसू की और वही कुछ जो तुम्हें सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब जिन्वो अपने फादर को ध्यान से देखता है तो उसे कुछ रियलाइज होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे जो फादर है वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे होते हैं कि हवांग तुम साउथ कोरिया में पैर मत रखना, और मैं अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसा करने से कभी भी शांति नहीं मिलने वाली अगर तुम मर भी जाओ फिर भी। और फिर यहाँ पर साइड से ग्रीड की भी एंट्री होती है जो कि कहता है कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही है मेरे किंग। और अब जो डेविड होता है वो अपना प्लान बताता है कि हम सारी दुनिया के गिल्ड से हेल्प मांगेंगे इस इंसान को पकड़ने के लिए, और अगर आपको इस इंसान के बारे में कुछ भी पता चलता है या फिर ये इंसान दिखता है तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो वहां पर लोग होते हैं वो सस्पेक्ट एस के बारे में काफी ज्यादा उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेविड होता है वो उन सभी के सवालों का जवाब देता है। और यहाँ पर डेविड वहां से जाने वाला ही होता है तभी वहां पर कहानी में ट्विस्ट आता है और एक बंदा हाथ को खड़ा कर एक सवाल पूछता है कि आपने उस इंसान के आइडेंटिटी को अभी तक रिवील नहीं किया जो कि हमारे सर्च में काम आएगा। और ये जो बात होती है ना वो कही होती है ल्यू जिगैंग ने, जो कि चाइना का 7 स्टार हंटर है। इवन वो सीधे पूछ देता है कि उस बीस्ट का और संग जिन्वो का क्या रिश्ता है। और अब जो डेविड होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। उस इंट्रोगेशन के दौरान हमें ये पता चला कि जो सस्पेक्ट एस है वो संग जिन्वो के फादर हैं और इसीलिए हम लोग केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन का यूज ही कर रहे थे। और अब ये सुनकर वहां पर जो दूसरे लोग होते हैं वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर लूजी गैंग पूछता है कि मिस्टर संग तुम क्या करोगे अगर वो जो बीस्ट है वो तुम्हारे मिसिंग फादर निकले और जो सभी हंटर्स है वो उन्हें हंट करने की कोशिश करे तो जिन्वो कहता है कि ये नेचुरल है बीस्ट को हंट करना, अगर सस्पेक्ट एक्स बीस्ट निकला तो मैं उसे खुद ही टेक डाउन कर दूंगा, लेकिन अगर सस्पेक्ट मेरा फादर निकला कोई बीस्ट नहीं। और तभी ना बंदे को अपने दोस्त जिन्होंने उसे बचाया था वो क्लिप्स याद आते हैं और फिर वो काफी बैड इस तरीके से उन्हें कहता है मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा चाहे पूरी दुनिया ही मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए। इसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंस होती है वो यहीं पर खत्म होती है और यहाँ पर एडम वाइट और जिन्वो कहीं पर जा रहे होते हैं। एडम यहाँ पर पूछता है कि क्या आप उस वक्त सीरियस थे, तो जिस पर जिन्वो जवाब देता है कि यस। और अभी जो एडम होता है ना वो जिन्वो को पार्टी के लिए भी ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वो थोड़ा सा चौंका हुआ था बिकॉज उसके सामने आ रहा था लूजी गैंग। और फिर इनकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है और इस बातचीत में जो लूजी गैंग होता है वो अपने जिन्वो को अप्रिशिएट ही करता है जो उसने जापान के अंदर उस जायंट्स को हराए। इवन यहाँ पर वो बंदा इतना ज्यादा तेज होता है ना कि वो जिन्वो से भाईचारा बढ़ाने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाता है और फिर वो एक साथ एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं।
लेकिन लास्ट में लूसी गैंग कुछ ऐसा बोल जाता है जो सुनकर एडम वाइट भी चौंक जाता है। और जब लूसी गैंग वहां से जा रहा होता है तो एडम वाइट जिन्वो को बताता है कि वो चाहता है कि जो सस्पेक्ट एस है वो आपके फादर ना निकले। और फिर वहां पर डेविड भी आ जाता है जो कि कहता है मिस्टर संग क्या आपके पास कुछ समय है हमें देने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग कहीं पर बैठे होते हैं जहाँ पर जिन्वो के सामने मिस नोर्मा होती है। और ये वही मिस नोर्मा है जो कि जिन्वो के डार्कनेस को विटनेस करके काफी ज्यादा डर गई थी पहले। और उसे देखकर जिन्वो यहाँ पर यही सोचता है कि अपग्रेडर आखिरकार यहाँ पर कर क्या रही है। और फिर वो बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी आपके साथ दोबारा मुलाकात हो भी पाएगी कभी। और अब उधर मुद्दे की बात शुरू होती है जहाँ पर मिस नोर्मा जिन्वो को बताती है कि लेटली मुझे एक सपना आया जिसमें कि जो ग्रेटेस्ट हंटर है वो किसी के थ्रू हंट हो रहे हैं। और कुछ दिन बाद जो मेरा सपना था वो रियलिटी बन गया। जिस पर जिन्वो कहता है कि अच्छा कुछ ऐसा हुआ था क्रिस्टोफर रेड के साथ। और साथ में डेविड उसे कहता है कि हमने उसे वार्न किया था लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। इसके बाद तो आप अवेयर ही हो कि उसके साथ हुआ क्या था। फिर मिस नोर्मा कहती है जो हंटर्स हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करते थे वो लोग अभी ऐसे ही मारे जा रहे हैं और वो लोग जो उस हंटर्स को मार रहे हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब जिन्वो उनसे कहता है कि आप मुझे वार्न करने आए हो कि मैं उनसे सावधान रहूं। जिसपे मिस नोर्मा जवाब देती कि नहीं मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम उस हंटर्स को प्रोटेक्ट करो। और ये सुन कर ना जिन्वो लिटरली चौंक जाता है। और इस बातचीत के अंदर मिस नोर्मा इस चीज को भी मेंशन करती है कि जब वो उसके अंदर झांक रही थी तो उसने इस चीज को भी नोटिस किया था कि कोई चीज है उसके अंदर जो कि पेशेंसली वॉर का इंतजार कर रही है। जो सुनकर जिन्वो भी शॉक हो जाता है और वो कहता है ये तो वही बात कर रहे जो कि मोनार्क ऑफ जायंट ने कहा था, द बैटल बिटवीन मोनार्क ऑफ रूलर्स। तो जिन्वो अब उनसे पूछता है कि वैसे आपके रिक्वेस्ट का क्या मतलब था। तो मिस नोर्मा जवाब देती कि मैंने भी तुम्हारे अंदर से वही पावर देखी है। तो जिन्वो अब समझ जाता है कि मिस नोर्मा ने उसके अंदर शैडो मोनार्क की पावर देखी है। इवन उसके सपने में भी सेम हथियारे आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग भी मोनार्क्स हैं। और दूसरी तरफ हम लोग डेविड को देखते हैं जो कि जिन्वो की हेल्प लेने के लिए काफी कुछ करते हैं। इवन वो उसे रीन स्टोन देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिन्वो का जवाब होता है वो यही होता है कि आई एम सॉरी बाबू। तो डेविड पूछता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर अभी भी थॉमस को लेकर ईर्ष्या है। तो जिन्वो जवाब देता है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं अभी तक ये नहीं जानता हूँ कि मैं किसके साथ और किसके अगेंस्ट फाइट करने वाला हूँ। और ये सुनकर ना वो लोग भी चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है एग्जैक्टली। एंड फिर जो जिन्वो होता है वो वहां से जाने लग जाता है और फिर वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है मिस्टर वाइट क्या आप मुझे उन सभी इंडिविजुअल की लिस्ट दे सकते हो जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। और मैं ऑल्सो इस चीज को भी अप्रिशिएट करूंगा जिसमें आप एक मीटिंग सेटअप कर दो जिसमें इन सभी लिस्ट के इंडिविजुअल मौजूद हो। और फिर वाइट मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ऑफ कोर्स। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन जहां पर पार्टी चल रही होती है। और यहाँ पर जो सभी हंटर्स हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जिन्वो को इंडिविजुअल की लिस्ट भी पकड़ा दी जाती है। और यहाँ पर उन सभी हंटर्स की जो रैंक होती है ना वो उनके अचीवमेंट के बेस पर होती है। तो अब जिन्वो एडम से पूछता है कि वैसे मैं इस लिस्ट पे हूँ कहाँ। तो अब हमारे एडम भाई जवाब देते हैं कि अगर हम लोग जाइंट वाले व्यक्तित्व को कंसीडर करें तो आप थर्ड नंबर पे होंगे। और अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट में है थॉमस एंड्रे और दूसरे में है लूसी गैंग और यहाँ पर थर्ड प्लेस पे है क्रिस्टोफर रेड और फोर्थ प्लेस पे है सिद्धार्थ बच्चन। इसके बाद जिन्वो सभी हंटर्स के शैडो में अपने शैडो सोल्जर्स को इम्प्लांट कर देता है और ये चीज ना किसी को भी पता नहीं चलती। और इधर बंदा ये सोच रहा होता है कि मैं हंटर्स का यूज करूंगा मोनार्क्स को बुलाने के लिए एंड देन फिर मैं बोल सकता हूँ कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। और मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि किसके अपोज मुझसे फाइट करनी है। और फिर उस पार्टी के अंदर एक और बंदा आता है और यहाँ पर इस बंदे को देखकर वहां पर मिस्टर वू थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं जिन्वो के लिए। तो जिन्वो कहता है कि अरे आप मेरी फिक्र मत करो। और यहाँ पर जो बंदा आया होता है ना वो और कोई नहीं बल्कि थॉमस एंड्रे होता है जिसका कि यहाँ पर एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और अब बंदा सीधा जिन्वो के पास आता है और सीधा मुद्दे वाली बात करता है। हवांग वाली बात को छोड़कर वो पूछता है कि जिसने ये सब स्टार्ट किया वो मैं था तो तुमने मेरी लाइफ क्यों बख्श दी। जिस पर जिन्वो जवाब देता है कि तुम सभी ने ऐसा क्राइम नहीं किया जिसकी वजह से तुम लोगों को मार दिया जाए। और फिर बंदा अपना सिर घुमाता है और बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और जाते हुए वो बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ हवांग के फ्यूनरल सर्विस में। मैं यहाँ पर जानता हूँ कि उसने काफी सारे क्राइम किए लेकिन एटलीस्ट उसे आखिरी में एक प्रॉपर फ्यूनरल तो मिलना ही चाहिए। और फिर थॉमस जाते जाते अपने फ्रैक्चर हार्ट को उठाता है और कहता है कि जब उसका हाथ ठीक हो जाएगा तो वो लोग एक साथ खाना खाने चलेंगे और इसीलिए अगर वो अपना नंबर उसकी मैनेजर को दे देता है तो वो लोग टच में रहेंगे।
और अभी जो थॉमस की मैनेजर होती है वो कहती है कि थॉमस आपको थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि आपने उनके गिल्ड मेंबर्स को बख्श दिया था और वो आपकी तरफ इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मीले हैं। और अब मैनेजर जिन्हों के पास आती है और कहती है क्या ये आपके लिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं हो जाएगी, अपने नंबर को हमें बताना। और वैसे यहाँ पर जो थॉमस है वो आपको थैंक यू गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इसलिए प्लीज हमें बताइए कि आखिरकार आपको क्या चाहिए। जिस पर जिन वो जवाब देता है कि अरे कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब मैनेजर कहती है कि जो मिस्टर आंड्रे है वो किसी का भी कर्जा नहीं रखते और उनका हाई कॉम्पिटिटिव नेचर है और इसीलिए आपको कुछ भी चाहिए हो आप हमें बताइए, सब चलेगा। तो अब जिन वो बोलता है एक अच्छा सा डैगर जो कि नाइस हो। और फिर जो उसकी मैनेजर होती है वो कहती है कि चलो ठीक है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन को, जहां पर मिस्टर गो अपना काम कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि उन्हें हार्ट की भी प्रॉब्लम है। और जैसे ही वो सो रहे होते हैं उनके आसपास का एरिया जो होता है वो ब्लैक हो जाता है और फिर उन्हें सेंस होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और अब वो देखते हैं कि उनके साइड में ना मोनार्क ऑफ रोज बैठा हुआ था। और गाइस इसी के साथ ही अपना जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। तो पिछले वीडियो के आखिरी में हम लोगों ने मोनार्क ऑफ रोज को देखा था जो कि मिस्टर को के सामने में बैठा होता है। और अब आगे तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर को होते हैं वो मोनार्क ऑफ रोज की तरफ देखते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि क्या मैं इससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं इसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा, ये मेरा अपोनेंट नहीं है और इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन फिर मोनार्क ऑफ रोज अपने हाथों में आइस क्रिएट करते हैं और फिर मिस्टर गो से बोलते हैं ये जो जगह है वो पहले से ही आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हो चुकी है। और अभी जो मिस्टर को होते हैं ना वो थोड़े से नर्वस दिखाई दे रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई सपना देख रहे हैं। लेकिन तभी उसके सामने से एक अटैक आता है जिसे वो डॉज नहीं करते और सक्सेसफुली वो अटैक उन पर हिट हो जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो कोई सपना नहीं देख रहे। और अब मिस्टर गोस्ट से पूछते हैं मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ कि आखिरकार तुम हो कौन। और फिर मोनार्क ऑफ रोज अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर पहचान लोगे, लेकिन आखिरकार तुम एक इंसान ही हो। जो बात ना मिस्टर गो की समझ नहीं आती कि उसने उसे जस्ट ह्यूमन ही क्यों बोला। और यहाँ पर मोनार्क ऑफ रोज की पावर लगातार बढ़ती जा रही होती है और वो कहता है मेरा कोई भी मूड नहीं है एक कमजोर इंसान से लड़ने का, तो अपनी पावर्स दिखाओ, तुम क्या कर सकते हो, फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और क्या तुम इसलिए डर रहे हो कि अगर तुम कुछ करते हो तो तुम्हारी वेसल है वो ब्रेक हो जाएगी, लेकिन वैसे भी तुम्हारी जो वेसल की लाइफ है वो जल्द ही खत्म हो जाएगी दूसरे तरीकों से। लेकिन अगर तुम अपनी पावर को इसलिए छुपा रहे हो क्योंकि तुम डर गए हो तो तुमसे बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। और फिर मोनार्क ऑफ रोज उस पर एक आइस का अटैक कर देता है जिससे कि मिस्टर को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जगह एक एक्सप्लोजन हो जाता है उसके अटैक के कारण। लेकिन इन अटैक से मिस्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और फिर मोनार्क ऑफ रोज अपने आइस बॉल से उस पर हमला करते हैं। लेकिन इस बार जो मिस्टर को होते हैं ना वो अपने एक ही हाथ से उस आइस बॉल को दूर फेंक देते हैं, जिससे कि साइड में उसी के आइस बॉल से एक बड़ा सा छेद हो जाता है। और फिर मिस्टर गो बड़े सीरियस वे में मोनार्क ऑफ रोज को बोलता है तुमने मेरे ऑफिस को आइसोलेटेड कर दिया डायमेंशन गैप में, मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। फिर मोनार्क ऑफ रोज कहता है कि मैं काफी समय से तुम्हें ही ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस ब्रोकन कैसल में होगे जहाँ पर कि तुम अपनी पावर का यूज भी नहीं कर सकते। और हमने पहले ही तुम में से 7 लोगों को ढूंढ लिया है और वैसे भी 2 लोगों को हमने मार ही दिया है। और अब मैं तुम्हारे चेहरे पर डर देखना चाहता हूँ और अभी मैं तुम्हारी वेसल को बिना किसी रिग्रेट के डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये सब बकवास सुनकर ना जो मिस्टर गो होते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आजा तुझ में जितना दम है मुझे दिखा दे। और अब ये बोलने के बाद अब फाइनली इन दोनों के बीच एक फाइनल बैटल स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर मिस्टर गो और मोनार्क ऑफ रोज दोनों ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं। और अब जो सबसे पहले मोनार्क ऑफ रोज होता है वो अपने पावर का यूज करके मिस्टर गो के आसपास के एरिया को ही फ्रीज कर देता है। और जब देखकर लग रहा होता है ना कि मिस्टर गो आइस में फ्रीज होने वाले हैं, तभी वो उस आइस को तोड़कर बाहर निकलते हैं और मोनार्क और फ्रोज पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके अटैक को मोनार्क और फ्रोज डॉज कर लेता है और फिर से अपने आइस पावर को यूज करता है। लेकिन इस बार मिस्टर गो जो होते हैं वो समहाउ उसके हमले को डॉज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उनका शर्ट होता है ना वो फट जाता है और ये काफी ज्यादा क्लोज अटैक होता है। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर गो होते हैं वो अभी भी हार नहीं मानते, वो उसके मुंह पर पंच मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस हाथ से मिस्टर गो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना वो उसी हाथ को फ्रीज कर देता है। लेकिन जो मिस्टर गो होते हैं ना वो मोनार्क ऑफ रोज के आइस को ही ब्रेक कर देते हैं और फिर वो मोनार्क ऑफ रोज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मोनार्क ऑफ रोज होता है ना वो वहां से भागने की कोशिश करता है, वो मिस्टर गो से दूरी बनाता है, लेकिन मिस्टर गो उसके सामने ही आ जाते हैं।
और अभी ना मिस्टर गो जो होते हैं वो इस फाइट को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं और फिर आखिर में वो उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो दे मारते हैं। लेकिन तभी एन वक्त पर जो मोनार्क ऑफ रोज होता है वो उनके सामने अपनी शील्ड ला लेता है, जिससे कि मिस्टर गो का अटैक फेल हो जाता है। और जब मिस्टर गो फिर से मोनार्क ऑफ रोज पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि जो उनकी बॉडी है ना उसने उनका साथ छोड़ दिया है। जो देखकर मोनार्क ऑफ रोज कहता है कि क्या तुम्हारी जो वेसल है वो सिर्फ इतनी ही कैपेबल है? ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। इसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है और मिस्टर गो के क्लोज आता है और फिर वो अपने आइस से मिस्टर गो को स्टेप कर देता है। और इस हमले के बाद जो मिस्टर गो होते हैं ना उनके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अब जो मोनार्क ऑफ रोज होता है उनके सामने आता है और हंसते हुए कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने न्यू वेसल खोजने में आखिरकार कितना टाइम लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 साल या फिर 2 साल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और हमारी आर्मी तुम्हारी आर्मी से पहले ही इस दुनिया को बर्बाद कर देगी। लेकिन मिस्टर को ना बात के बीच में उसके आइस को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा मैं बिना किसी रीजन के तुमसे फाइट कर रहा हूँ? जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग हमारा ही मेथड का यूज करोगे, बट तुमने इस मेथड के अंदर एक क्रूशल वेरिएबल को ओवरक्लूड कर दिया है। और ये बात ना जो मोनार्क ऑफ रोज होता है उसके समझ में नहीं आती है। और फिर इतना ज्यादा घायल हो जाने के बाद भी ना जो मिस्टर गो होते हैं वो उस पर फायर अटैक करते हैं, जिसको कि जो मोनार्क ऑफ रोज होता है वो काफी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और ये वाला जो अटैक होता है वो सामने वाली दीवार पर लग जाता है और इसी अटैक के साथ जो मिस्टर गो की सारी पावर्स होती है वो खत्म हो जाती है। और फिर मोनार्क ऑफ रोज कहते हैं कि ये काफी ज्यादा क्लोज था, तो क्या यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था? जिस पर कि मिस्टर गो कहते हैं कि यस। और फिर हम लोग देखते हैं कि सामने में जो बैरियर होता है ना जिसकी वजह से जो उनका ऑफिस है वो आइसोलेटेड हो रखा है, वो धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। और इससे जो मोनार्क ऑफ रोज है उसको समझ नहीं आती कि आखिरकार मिस्टर गो है वो करना क्या चाहता है। और इसके बाद मिस्टर गो बोलते हैं नाउ, जिससे कि उनके शैडो के अंदर से एक आर्म्ड शैडो सोल्जर निकलता है और वो वहां से निकल जाता है। और ये चीज देखकर जो मोनार्क ऑफ रोज होता है वो भी समझ जाता है कि अभी उसके लगने वाले हैं। और फिर वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे वो उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है तभी उधर अपने मेन कैरेक्टर संग जिनवो की एंट्री होती है और वो सीधे मोनार्क ऑफ रोज का गला पकड़ता है और कहता है कि तू इधर क्या कर रहा है? एक आइस एल्फ, और इसको ना हम लोग सिर्फ एक एल्फ ही बुलाने वाले हैं। और फिर वो एल्फ कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से काफी सारे शैडो सोल्जर्स को फील कर सकता हूँ मोनार्क ऑफ शैडो, लेकिन तुमने आर्मी गदर करने के बजाय हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कहीं तुम वो क्रूसल अवेलेबल तो नहीं हो जिसकी वो बात कर रहा था? और फिर वो जो आइस एल्फ होता है वो अपने मुंह से ठंडी हवा निकालता है, जिससे कि जिन्नू का जो हाथ होता है वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। और फिर वो बंदा यही काम मैसिव लेवल पर करता है, जिससे कि आसपास का जो एरिया होता है ना वो जमना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखकर जो जिन्वो होता है वो भी उससे दूर हो जाता है। और यहाँ पर उसकी पावर देखने के बाद जिन्वो को ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई मैप टाइप क्रिएटर है। और फिर जो उसका हाथ जमा हुआ था वो उसी हाथ में अपने डैगर को समन करता है और फिर वो जो हाथ जमा था वो उसे ब्रेक कर देता है। और फिर वो जो आइस एल्फ होता है वो कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, मैं तुमसे फाइट करने के चक्कर में अपना जान दांव पर नहीं लगा सकता। और फिर वो आइस एल्फ कहता है कि क्या तुम उस इंसान को रेस्क्यू नहीं करोगे? और यहाँ पर ना वो मिस्टर गो की तरफ इशारा कर रहा होता है। और फिर यहाँ जिन्वो को याद आता है कि इस शैडो सोल्जर्स को तो उसने चेयरमैन गो के लिए इम्प्लांट किया था। और फिर वो जब वहां पर पहुंचता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि जो मिस्टर गो होते हैं वो काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं और जहां पर उनका दिल होता है ना वहां पर एक छेद हो रखा होता है। और फिर जो आइस एल्फ होता है वो चेयरमैन गो की तरफ अपना अटैक प्लान करता है और वो जिन्वो से बोलता है कि नाउ अब तुम्हारी बारी है, या तो तुम मुझसे फाइट करो या फिर तुम चेयरमैन गो को रेस्क्यू करो। और फिर वो चेयरमैन गो की तरफ अपना अटैक रिलीज कर देता है। और फिर यहाँ पर जो जिन्वो होता है वो अपने कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी स्किल होती है वो कुछ भी काम नहीं करती है। और अब बंदे के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता उसके पास जाने के अलावा, और अब वो वैसे ही करता है और सबसे पहले वो एक बिल्डिंग में अपना डैगर फेंकता है। और जब देखकर ऐसा लग रहा होता है ना कि चेयरमैन गो पर एक फिर से हमला लगने वाला है, और अब उन्हीं के सामने जिन्वो आ जाता है जो कि अपने डैगर को पकड़ता है और अब वो उस अटैक को रीफेल कर देता है। और अभी जो जिन्वो है वो काफी गुस्से में उस आइस एल्फ को देख रहा होता है जिसने कि अभी एक गेट ओपन कर दिया है वहां से भागने के लिए। लेकिन अभी जो जिन्वो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो काफी सारे मल्टीपल डैगर्स को समन करता है एंड उन डैगर से रश करके उस आइस एल्फ पर अटैक करता है। और ये जो अटैक होता है ना वो उस पर लग भी जाता है, लेकिन वो डैगर उतना ज्यादा असरदार नहीं होता है। और जाने से पहले वो जो आइस एल्फ होता है वो कहता है कि केवल एक ही वेसल ने एक्चुअली में मुझे इतना ज्यादा डैमेज कर दिया। रिवल, अभी जो मैं मोनार्क ऑफ रोज हूँ वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन मैं
उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम्हारी शैडो खुलेगी। और गाइज यहाँ पर मैं समझा नहीं कि ये बंदा कह क्या रहा है। अगर तुम लोगों को समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। और जाने से पहले वो जो बंदा होता है वो जिन्हों से ये तक कह देता है कि ये जो कॉप्स है उसे तुम मेरी तरफ से गिफ्ट समझना। और फिर जब जिन वो अपने आसपास का एरिया देखता है ना तो वो समझ जाता है कि ये जो बैरियर है उसकी वजह से वो यहाँ पर हो रही फाइट को सेंस नहीं कर पाया। और इसके बाद जो मिस्टर गो की हालत होती है उसे जिन वो देखता है ना तो वो समझ जाता है कि उनके ऊपर हीलिंग पोशन भी काम नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी वो चिल्लाते हुए बीरू को बुलाता है और बीरू उसी वक्त आ भी जाता है और वो कहता है मेरे किंग आपने मुझे बुलाया। तो जिन वो कहता है जल्दी इस इंसान को बचाओ किसी भी कीमत पर। और फिर बीरू ऐसा ही करता है लेकिन उसका जो हीलिंग होता है ना वो कुछ काम नहीं करता। और अभी जिन्वो के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता होली वाटर ऑफ लाइफ को निकालने के अलावा। और जैसे ही जिन्वो मिस्टर गो को होली वाटर ऑफ लाइफ कंज्यूम करा है उससे पहले ही मिस्टर गो उसे रोक देते हैं। और वो बड़ी मुश्किल से जिन्वो से कहते हैं कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। और फिर जो जिन्वो होता है वो मिस्टर गो से कहता है मिस्टर गो आप प्लीज खुद को संभालिए, हम लोग आपको अभी भी हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं। और फिर मिस्टर गो कहते हैं कि उससे कुछ नहीं होने वाला, जिस पावर से मुझसे अटैक हुआ है उस पर ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता। और अभी कहा जाए ना तो मिस्टर गो को एक रिलीफ होता है कि जिन्वो उनके साथ है। और जाते जाते मिस्टर गो सिर्फ इतना कहते हैं कि वो हमेशा ह्यूमैनिटी के साथ रहे। और ये कहते समय उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं। और जाने से पहले मिस्टर गो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे यंग हंटर्स के साथ मिलकर फाइट करना चाहता था लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि मेरी ये जो बॉडी है वो मेरा साथ नहीं देगी। बट स्टिल अभी मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं है और मैं फ्यूचर आने वाले जनरेशन के हाथों में सौंपता हूँ। और लास्ट में जो उनकी आंखें होती है वो बंद हो जाती है लेकिन आखिरी में वो जिन्वो को अपने मन में शुक्रिया कहते हैं। और अब ऑब्वियस सी चीज होती है जो पावरफुल हंटर्स मारे जा रहे होते हैं उनके न्यूज में खबर चल रही होती है जिनके अंदर अपने मिस्टर गो भी इंक्लूड होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर गो के ग्रेव को जहाँ पर जिन्वो भी आया हुआ होता है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्रेस लग रहा होता है पर वो कहता है कि क्या अब ठीक है मिस्टर वू। लेकिन अभी जो मिस्टर वू थे वो काफी ज्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर मिस्टर वू कहते हैं कि मुझे माफ करना मिस्टर संग, मैं कुछ समय से थोड़ा परेशान चल रहा हूँ और वो जो बीस्ट है उसने चेयरमैन गो को मार डाला तो क्या वो सच में अनस्टॉपेबल है आपके पावर के साथ भी। जिस पर जिन वो जवाब देता है कि जिस वक्त मैं वहां पहुंचा वहां पर उन पर पहले ही हमला हो चुका था। और फिर जो मिस्टर वो होते हैं वो आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। और फिर वो जो बारिश होती है वो उनके चेहरे पर पड़ रही होती है और फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं उस स्ट्रेट के ट्रिप्स के बारे में सुनना और उन्होंने मुझसे अर्ज भी किया था कि मैं जल्दी वहां पर आ जाऊं। और जाने से पहले जो जिन्वो होता है वो मिस्टर वू को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने मिस्टर गो के लास्ट वर्ड उसे बताए। बट अभी ना मिस्टर वो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कसम खाता है कि जिसने भी मिस्टर गो को मारा है वो उसे मार डालेगा। और अभी ना जो जिन्वो होता है उसके आंखों में भी आंसू होता है और वो मिस्टर वू से कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए रिपोर्टर्स को गैदर कर सकते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वो के इंटरव्यू का सीन जहाँ पर वो सभी को अनाउंस कर रहा होता है कि जो ग्रुप ऑफ मैजिक बीस्ट है विथ हाई लेवल इंटेलिजेंसी वो टॉप टायर के हंटर्स को टारगेट कर रही है और वहां पर जो नॉर्मल हंटर्स है वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो सुनकर ना एक रिपोर्टर के मन में सवाल उठता है और वो जिन्हू से पूछता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जिस बीस्ट ने चेयरमैन गो को मारा है उसने अकेले काम नहीं करा। और फिर जिन्हू ने बताता है कि वो लोग अपने टारगेट पर अटैक करने से पहले उसे आइसोलेटेड कर देते हैं और जिन लोगों को लगता है कि वो लोग उनका टारगेट बन सकते हैं वो प्लीज अपने कलीग के साथ रहें जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास कोलिग्स नहीं है सो प्लीज कांटेक्ट मी थ्रू कोरियन हंटर एसोसिएशन। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक गुफा को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे मोनार्क्स गैदर होते हैं और जो मोनार्क ऑफ रोज होता है वो सभी मोनार्क को बताता है कि करेंटली जो शैडो मोनार्क है वो अभी अर्थ पर है। और फिर जो दूसरा मोनार्क होता है वो कहता है कि मेरे को लगा था कि तुमने कहा था कि कोई वेसल ही नहीं है जो कि शैडो मोनार्क की पावर को कंटेंट कर सके और इसीलिए जो ड्रैगन किंग है वो भी यहाँ पर अर्थ पर नहीं आ पाए। और फिर मोनार्क ऑफ रोज जो होता है वो कहता है कि मैंने क्लियरली अपने दोनों आंखों से देखा है और वो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट से भी ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए और मैं उसे अपने रास्ते से हटाने वाला हूँ, तो क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे इस चीज में। और फिर जो दूसरा मोनार्क होता है वो कहता है कि उसके साथ फाइट चूज करना मतलब अपने मौत को चूज करना। और फिर वो सभी को ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि वो लोग ड्रैगन किंग का भी वेट कर सकते हैं इसके बजाय।
और फिर मोनार्क ऑफ रोज उसे कहता है कि भले ही हम लोग अभी भाग रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग मोनार्क्स हैं और वैसे भी हम लोग कब तक ड्रैगन किल पर रिलायबल रहेंगे। नाउ अभी हमारे पास चांस है मोनार्क ऑफ सोर्डो को अपने रास्ते से हटाने का, क्योंकि वो अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में है और इसीलिए तुम लोग मेरे साथ रहकर फाइट करो और उसे नथिंगनेस में पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। और अब सबसे पहले मोनार्क ऑफ आयरन अपना जवाब देता है, मेरे को इन सभी चीजों में से दूर रखना। और फिर युगमन बोलता है कि मैं मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम की तरह अपना अंत नहीं करवाना चाहता हूँ। और अब मोनार्क ऑफ बीस्ट कहता है कवर्स। और फिर मोनार्क ऑफ आयरन कहता है कि तुम जानते हो कि मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम का क्या हुआ था हारने के बाद, और इसीलिए मैं मोनार्क अथॉरिटी के थ्रू नहीं पकड़ा जाना चाहता और मैं इटर्नल सलम्बर में नहीं गिरना चाहता हूँ। और इस डिस्कशन के बाद जो दो मोनार्क होते हैं वो निकल जाते हैं, जो होते हैं मोनार्क ऑफ आयरन और युगमन। और फिर मोनार्क ऑफ बीस्ट मोनार्क ऑफ रोज से पूछता है कि क्या कोई प्रूफ है कि वो ह्यूमन ही है। और फिर मोनार्क ऑफ रोज कहता है कि उसने अपने डैगर में पॉइजन अप्लाई कर रखा है और ऐसी छोटी मोटी हरकतें शैडो मोनार्क नहीं करने वाले। और फिर एक फीमेल मोनार्क साइड से कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, अगर शैडो मोनार्क उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर रहे होते तो वो ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स का यूज नहीं करते। और अब जो मोनार्क ऑफ रोज होता है वो कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा। और इस चीज पर जो फीमेल मोनार्क होती है और मोनार्क ऑफ बीस्ट होते हैं वो एग्री करते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं साउथ कोरिया को, जहां पर जो सिन्मू के अनाउंसमेंट थी उसी के बारे में बातें चल रही होती है। और अभी जो लोग हैं वही डरे हुए होते हैं, क्योंकि अभी जो है रैंक हंटर्स है वही खतरे में होते हैं। और फिर हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर था और सोच रहा होता है कि मैं उसके माना को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, जैसा कि मैंने सोच रखा था कि ये चीजें काम नहीं करने वाली। और अभिनव बंदे ने ये भी नोटिस किया था कि जो मोनार्क है उनकी कोई शैडो नहीं है, और जो उससे बताया गया था वो ये है कि उसकी एस्ट्रियल बॉडीज हैं। और ये बात जो होती है वो उसे किंग ऑफ जायंट्स ने बताई थी कि जो मोनार्क और रूलर्स है वो शैडो सोल्जर्स नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें सेलेस्टियल बॉडी से बनाया गया है। और अब बंदा अपने मन में सोचता है कि अगर मोनार्क के कोई शैडो नहीं है तो मैंने उन्हें टेक डाउन करने का एक बेस्ट रास्ता खो दिया है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं हंटर हूँ तब तक मैं अपने प्रेव को भागने नहीं दूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग हंटर एसोसिएशन की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर वू के चले जाने के बाद उनके सक्सेसर के बारे में बातचीत चल रही होती है, जहाँ पर वो लोग चूज करते हैं मिस्टर वू को। और ये चीज सुनकर ना जो मिस्टर वू होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, और जो यहाँ पर मिस्टर वू है ना वो चेयरमैन की जगह लेने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें उन सभी की बात माननी पड़ती है। और अब जो नेक्स्ट चेयरमैन है वो है मिस्टर वू। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कैवेंजर यील्ड को, जहाँ पर जो थॉमस और उसके मैनेजर होती है वो कहीं पर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर थॉमस बोलते हैं कि काफी समय हो गया जब मैं बेस्टमेंट में आया था। और फिर जो थॉमस के बंदे होते हैं ना वो उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। यहाँ पर थॉमस बोलता है तुम लोग मुझे देखकर इतना सरप्राइज क्यों हो गए। और फिर उसके मैनेजर कहती है क्या आप रियली में उसे ये गिफ्ट देना चाहते हैं। और फिर थॉमस कहता है ये देखने में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन उसने मेरे गिल्ड की और मेरे लोगों की जान को बचाया है। और वो जो दे रहा है ना वो यहाँ पर काफी खतरनाक डैगर होता है, जिससे कि पूरी दुनिया में केवल 2 लोग ही यूज कर पाए। और इसी के साथ जो अपना ये एपिसोड है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।